जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान में नेक्स्ट टॉपिक आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो लोगों ने देरी की, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर परिसंचरण तंत्र कहते किसे हैं। तो जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो जो भी हम खाते हैं उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे रक्त में मिल जाते हैं। उसके बाद ब्लड ही है जो इन्हें पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और जो रक्त है वो ब्लड वेसल्स यानी कि धमनियों, शिराओं और कैपिलरी की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। और हृदय ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो इन सबको मिलाकर रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन चीजें आएंगी। एक तो ब्लड आएगा, दूसरा ब्लड जिसके सहायता से फ्लो होता है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं, और तीसरा हार्ट यानी कि हृदय जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसमें रक्त की मदद कौन करता है? तो हार्ट करता है और ब्लड वेसल्स करती हैं। तो इसीलिए इन तीनों को मिलाकर रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आगे है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये दो तरह से होता है। एक तो है खुला परिसंचरण तंत्र जिसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र जिसे कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों यानी कि विदाउट ब्लड वेसल्स के रक्त का परिवहन होता है। तो खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो नसों की सहायता से यानी कि ब्लड वेसल्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। लेकिन जो खुले परिसंचरण तंत्र के प्राणी है ना, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, एक तरह से नसें नहीं होती। तो जो ब्लड का फ्लो है वो बिना नसों के होता है। तो जिन जीवों में रक्त वाहिनियां नहीं होती उनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये नलिका विहीन होते हैं। तो इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंगों और ऊतकों यानी कि टिश्यू के संपर्क में आता है। तो जैसे हमारे शरीर में जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। लेकिन खुले परिसंचरण तंत्र वाले जीव में रक्त वाहिनियां नहीं होती। तो कौन कौन से प्राणी हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र निम्न प्राणियों में पाया जाता है। तो पहला तो है ऑर्थोपोडा संघ के जीव। तो ऑर्थोपोडा क्या है? तो जब हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्थोपोडा संघ के जीव कौन कौन से हैं, मोलस्का संघ के जीव कौन कौन से हैं। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि जो खुले परिसंचरण तंत्र के जीव है ना वो ऑर्थोपोडा संघ के जीव होते हैं। जैसे कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी और बिच्छू, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि इनके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं होती, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और मोलस्का संघ का भी एक जीव है घोंघा, इसे भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं ना ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये उदाहरण आप याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा उदाहरण है, किनके किनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक बार बोलिए। कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी और बिच्छू, और इसी के साथ मोलस्का जीव का प्राणी है घोंघा। तो इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद है बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे हमारा मनुष्य, जानवर और पक्षी। तो हमारे अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, हम नलिका विहीन नहीं है। हमारे अंदर जो रक्त का परिवहन है ये रक्त वाहिनियों के माध्यम से होता है, इसीलिए हम भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। जैसे मानव हो गया, जानवर या पक्षी, ये किसके अंदर आते हैं? तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद आगे है तो रक्त परिसंचरण तंत्र के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? रक्त यानी कि ब्लड। तो रक्त के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, वहां पर मैंने आपको पूरा ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सबके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। और साथ में ब्लड ग्रुप के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। तो ये वीडियो आपको
बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का एक भाग है ब्लड, दूसरा भाग है रक्त वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है? धमनियाँ आती हैं, शिराएँ आती हैं और केशिका आती है। ये कोशिका नहीं है, कोशिका का मतलब होता है सेल, ये केशिका है जिसे इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं। तो धमनियाँ, शिराएँ और केशिका ये रक्त वाहिनियों के पार्ट हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और रक्त परिसंचरण तंत्र का तीसरा भाग है हृदय यानी कि हार्ट। तो हार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है और डिटेल में मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताऊंगा। तो हार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज हम रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ लेंगे जिसमें हम धमनियाँ, शिराएँ और केशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? तो शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल भाषा में नस कह देते हैं। तो शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों के द्वारा ही रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचता है यानी कि हमारे सेल तक पहुँचता है। तो ब्लड वेसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स की स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। और रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ यानी कि आर्टरीज, शिराएँ यानी कि वेन्स और केशिकाएँ यानी कि कैपिलरीज। तो जो शिराएँ होती हैं यानी कि जो वेन्स होती हैं इसमें ब्लड का फ्लो कम होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जो शिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं, इनमें ब्लड का फ्लो कम होता है। तो इसीलिए ये आप देखेंगे कि चमड़ी के नीचे देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी जो कलाई है, तो कलाई पर जो ये हरे कलर की नसें आपको देखने को मिलती हैं, इन्हीं को शिराएँ कहा जाता है। और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध यानी कि गंदा खून नहीं, बल्कि जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे अशुद्ध कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त बहता है और उसमें ब्लड का फ्लो कम होता है, इसीलिए चमड़ी के ठीक नीचे आपको ये देखने को मिलती हैं। और जो धमनियाँ होती हैं ये मोटी होती हैं और ये चमड़ी में थोड़ा अंदर की ओर देखने को मिलती हैं। पर अगर आप इन्हें महसूस करना या देखना चाहें तो आप गर्दन में देखेंगे ना, आप अपने गर्दन को या तो राइट की ओर या तो लेफ्ट की ओर मोड़िए, तो आप देखेंगे कि गर्दन पर कान के नीचे की ओर एक मोटी सी नस देखने को मिलेगी। इसको धमनी कहते हैं। तो धमनियाँ पूरे शरीर में फैली होती हैं, चाहे धमनी हो, शिराएँ हों या केशिकाएँ हों, ये पूरे शरीर में फैली होती हैं। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कहाँ देखने को मिलती हैं। तो धमनियाँ थोड़ी मोटी होती हैं क्योंकि इनमें ब्लड का फ्लो तेजी से होता है। और तीसरा है केशिकाएँ। तो केशिकाएँ क्या हैं यानी कि कैपिलरी क्या है? ये बहुत ही महीन नसें होती हैं जो आपको शरीर में हर ओर देखने को मिल जाएंगी। तो जब भी आपका शरीर कहीं पर आप देखेंगे कि आपकी चमड़ी रगड़ खा गई तो वहाँ से थोड़ा सा खून निकल आएगा। तो किस कारण निकल आता है? क्योंकि वहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएँ होती हैं जो फट जाती हैं। जब आपकी चमड़ी रगड़ खाती है तो खून निकल आता है ना थोड़ा सा, तो किस कारण आता है? कैपिलरीज के कारण ही वो खून निकल आता है। क्योंकि शरीर में ये बहुत ही महीन नसें होती हैं जो कि धमनियों और शिराओं से भी महीन होती हैं, यानी कि उनसे भी पतली होती हैं। इन्हें केशिकाएँ कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। तो सबसे पहले देखते हैं धमनियाँ यानी कि आर्टरीज। तो ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है उन्हें धमनी कहा जाता है। तो जो धमनी होती है ना, इसमें शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, इन्हें धमनियाँ कहा जाता है। और इनका रंग लाल होता है और इनमें रक्तदाब उच्च होता है। मैंने आपको बताया ना कि इनमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए ये शरीर के आंतरिक भागों में मिलती हैं। तो इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है तेज होता है। तो जो धमनियाँ होती हैं ना, ये 3 तरह की होती हैं। जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसे महाधमनी यानी कि एओर्टा कहा जाता है। और यही महाधमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है जिसे आर्टरीज कहते हैं। और धमनी आगे चलकर और छोटी धमनियों में बढ़ जाती है जिसे आर्टियोलस कहते हैं। तो ये धमनियों के ही प्रकार हैं। जैसे जो सबसे बड़ी धमनी है उसे महाधमनी कह देंगे और महाधमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी और धमनियाँ आगे चलकर और छोटी धमनियों में बढ़ जाएंगी। तो इन्हीं को एओर्टा, आर्टरीज और आर्टियोलस कहते हैं। तो उसके बाद आगे है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यह धमनियों का अपवाद होती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो जैसा हमने पढ़ा कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये इकलौती ऐसी धमनी है फुफ्फुस धमनी जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता बल्कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन यह उसका अपवाद है और यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है ताकि फेफड़ों से ऑक्सीजन मिले और जो अशुद्ध रक्त है ये शुद्ध हो जाए। तो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो फुफ्फुस धमनी, इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद है महाधमनी यानी कि एओर्टा। तो यह शरीर की
सबसे बड़ी धमनी होती है, जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। तो जो महाधमनी होती है यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो ये महाधमनी होती है। तो धमनियों के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। वीडियो के आखिरी में हम धमनियों और शिराओं में अंतर क्या है वो भी देख लेंगे। उसके बाद है शिराएं यानी कि वेन्स। तो ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं, उन्हें शिराएं कहा जाता है। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, जैसे कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है वैसे शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें होता है और इनका रंग नीला होता है और इनमें रक्त का जो प्रवाह है वो बहुत ही धीमा होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो धमनियां होती हैं उनमें रक्त का प्रवाह तेज होता है, लेकिन शिराओं में रक्त का प्रवाह धीमा होता है। तो इनमें रक्त का प्रवाह धीमा होता है, इसीलिए इनमें कपाट पाए जाते हैं यानी कि वोल्व पाए जाते हैं। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह वोल्व कपाट यानी कि एक तरह का दरवाजा। तो ये दरवाजा क्या काम करता है, तो जब भी ब्लड का फ्लो इसमें से होता है ना, तो ब्लड वापस नहीं लौटता, क्योंकि जो रक्त का प्रवाह है बहुत ही धीमा है, प्रेशर बहुत ही धीमा लगा है, तो ब्लड वापस ना आ जाए, इसीलिए इसमें वोल्व पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ही ये खून जाएगा तो वोल्व ओपन हो जाएंगे, कपाट खुल जाएंगे, लेकिन अगर ये खून वापस लौटने को करे तो ये खून लौट नहीं सकता, क्योंकि वोल्व कपाट बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें रक्त का प्रवाह बहुत ही धीमा होता है। तो जैसे हमने धमनियों में पढ़ा था, जो फुफ्फुस धमनी है वो धमनियों का अपवाद है, ठीक उसी प्रकार जो फुफ्फुस या फुफ्फुसीय शिरा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, ये शिराओं का अपवाद है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त परिवाहित होता है। वैसे शिराओं में अशुद्ध रक्त परिवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रक्त परिवाहित होता है, इसीलिए इसे शिराओं का अपवाद कहा जाता है। और यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो धमनियां हैं वो 3 प्रकार की हैं, वैसे ही जो ये वेन्स हैं ये भी 3 प्रकार की हैं। जो सबसे बड़ी वेन्स है उसे वेना कावा कहा जाता है, जो आगे चलकर शिराओं में बढ़ जाती है यानी कि वेन्स में बढ़ जाती है, और वेन्स आगे चलकर छोटी छोटी वेन्यूल्स में बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, वेना कावा। वेना कावा आगे चलकर वेन्स यानी कि शिराओं में बढ़ जाती है, और शिराएं आगे चलकर छोटी छोटी शिराएं यानी कि वेन्यूल्स में बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज। तो यह बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं। तो केशिकाएं क्या करती हैं, धमनियों को शिराओं से जोड़ने का काम करती हैं, और रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान इन्हीं रुधिर केशिकाओं के द्वारा होता है। तो शिराओं और धमनियों को जोड़ने का काम कौन करती हैं, केशिकाएं करती हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ना, वो भी केशिकाओं में होता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो भी इन्हीं केशिकाओं के द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो आखिर में हम शिरा और धमनी में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं शिरा यानी कि वेन्स। तो ये अंगों ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर लेके जाती हैं। तो वेन्स क्या करती हैं, रक्त को हृदय की ओर लेकर जाती हैं, और धमनियां क्या करती हैं, ये रक्त से हृदय को अंगों की ओर लेकर जाती हैं। और जो शिराएं होती हैं इनमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, और जो धमनियां होती हैं इनमें शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और जो शिराएं होती हैं इनका व्यास बड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि शिराओं यानी कि वेन्स का जो व्यास होता है, रेडियस होता है, बड़ा होता है, इसीलिए इसमें ब्लड का फ्लो कम होता है, क्योंकि जैसे ही रक्त वाहिकाओं का जो व्यास है वो कम होगा तो उसमें से प्रेशर ज़्यादा बनेगा, तो इसका व्यास यानी कि शिराओं का व्यास बड़ा होता है। और जो धमनियां होती हैं इनका व्यास कम होता है। और याद रखिएगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे कम होता है, तो जो कैपिलरी होती हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही महीन नसें होती हैं, तो उनका व्यास तो सबसे कम होगा, क्योंकि बहुत ही महीन नसें होती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि शिरा और धमनियों में से व्यास किसका कम है, तो धमनियों का व्यास कम होता है और शिरा का व्यास ज़्यादा होता है। और शिरा की दीवार पतली व लोचदार होती है, और जो धमनियां होती हैं इनकी दीवार मोटी, लचीली व पेशीय होती है। और जो शिराएं हैं ये प्रायः अंगों में बाहर की ओर स्थित होती हैं। आप देखते होंगे कि ये जो शिराएं हैं आपको हाथों और पैरों में बाहर की ओर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो धमनियां होती हैं ना, ये अंगों के अंदर की ओर स्थित होती हैं, क्योंकि इनमें ब्लड का जो फ्लो होता है तेज होता है। जो शिराएं होती हैं ये नीले बैंगनी रंग की होती हैं, जो धमनियां होती हैं ये लाल रंग की होती हैं। जो शिराएं होती हैं इनमें कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम होता है, इसीलिए इसमें वोल्व पाए जाते हैं। लेकिन धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, क्योंकि ब्लड का प्रेशर ही इतना तेज होता है कि कपाट की ज़रूरत ही नहीं है। तो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, लेकिन शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। और शिराओं में रक्त के बहने की गति धीमी होती है,
लेकिन धमनियों में रक्त अत्यधिक दाब व तेजी के साथ बहता है, क्योंकि धमनियों का जो रक्त है हृदय से अंगों की ओर जाता है। तो हृदय क्या करता है, तेजी से ब्लड को पंप करता है, जिसके कारण ब्लड अत्यधिक दाब व तेजी के साथ बहता है। तो धमनियों में ब्लड का फ्लो तेज होता है और शिराओं में ब्लड का फ्लो धीमा होता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि धमनी और शिरा के बीच के संबंध को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जहाँ पर धमनियाँ शिराओं से मिलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, केशिका कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। वैसे आप देखेंगे तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुफ्फुसीय धमनी। ये धमनियों का अपवाद है, ये अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चयन कीजिए जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें देखने को मिलता है, खरगोश में, कॉकरोच में, शेर में या व्हेल मछली में। तो इसका सही जवाब होगा कॉकरोच। कॉकरोच में हमें खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त डैश के भीतर पूरी तरह से सीमित होता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त जो होता है वो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिकाएं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, केशिकाएं, विली, धमनियां या शिराएं। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि विली, ऑप्शन बी, ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस रक्त वाहिनियों का व्यास सबसे छोटा होता है। तो केशिका, धमनी, लसिका या शिरा। तो मैंने आपको बताया कि अगर पूछा जाए कि धमनी और शिरा में किसका व्यास कम होता है, तो धमनी और शिरा में धमनी का व्यास कम होता है, लेकिन रक्त वाहिनियों में से पूछा जाए तो केशिका का व्यास सबसे छोटा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन लेकर जाता है। तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त जाएगा। तो शुद्ध रक्त कौन लेकर जाएगा, तो धमनियां लेकर जाएंगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, धमनियां। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा, यानी कि महाधमनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव परिसंचारी तंत्र में धमनियों के संबंध में सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो पहला कथन है कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। तो ये गलत है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त नहीं होता। हमने इसका अपवाद भी पढ़ा हुआ है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त नहीं होता। अगला कथन है कि धमनियों में वोल्व यानी कि कपाट होते हैं। तो नहीं, शिराओं में कपाट देखने को मिलते हैं, लेकिन धमनियों में कपाट देखने को नहीं मिलते। तो ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है कि धमनियों का व्यास शिराओं से कम होता है। तो हाँ, ये कथन सही है कि धमनियों का व्यास शिराओं से कम होता है। चौथा कथन है कि धमनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह हृदय से अन्य अंगों तक होता है। तो ये भी कथन सही है कि धमनियों के द्वारा जो शुद्ध रक्त का प्रवाह है ये हृदय से अन्य अंगों तक होता है। तो इसमें तीसरा और चौथा कथन सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, यानी कि सी और डी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि मानवों में शिराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो शिराओं के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त लेकर जाती हैं। तो हाँ, ये कथन सही है। यहाँ पर यह कहा गया है कि अधिकतर, यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि सभी, क्योंकि सभी शिराएं अशुद्ध रक्त लेकर नहीं जाती, लेकिन अधिकतर शिराएं तो लेकर जाती हैं। तो ये कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि इनका व्यास धमनियों से कम होता है। तो ये कथन गलत है, शिराओं का व्यास धमनियों से अधिक होता है। तीसरा कथन है कि इनमें वोल्व होते हैं जो रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं। तो ये कथन भी सही है कि शिराओं में वोल्व देखने को मिलते हैं। चौथा कथन है कि ये प्रायः अंगों में बाहर की ओर अवस्थित होती हैं। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि जो धमनियां होती हैं ये अंदर की ओर अवस्थित होती हैं और जो शिराएं होती हैं ये प्रायः बाहर की ओर अवस्थित होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ए, सी और डी तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि